बेंडिंग के बारे में और टॉर्सन के बारे में। दोनों को हम एक साथ में ही समझते हैं क्योंकि दोनों ही सिमिलर है। सबसे पहले हम बेंडिंग की बात करते हैं, देन वी विल गो फॉर द टॉर्सन। हमें दोनों में डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। बेंडिंग में हम बेंडिंग में भी मूवमेंट लगा रहे हैं, टॉर्सन में भी मूवमेंट लगा रहे हैं, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस। सपोज ये हमारी सर्कुलर बार है, इस सर्कुलर बार में अगर हम मूवमेंट लगाएंगे, अगर हम मूवमेंट इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, देन इट विल बी कॉल्ड एज बेंडिंग मूवमेंट। इस एक्सिस के अराउंड में, इस एक्सिस के अराउंड में, बट इट इज परपेंडिकुलर टू द शाफ्ट, ठीक है। बट अगर हम पेरीफेरी में, इसके पेरीफेरी में टॉर्क लगाएंगे, पेरीफेरी में मूवमेंट लगाएंगे, है ना, इसकी जस्ट अपोजिट यहाँ पे लगाना पड़ेगा, एक इस डायरेक्शन में लगाना है, एक डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। अगर हम ऐसे मूवमेंट लगाएंगे देन इट विल बी कॉल्ड एज टॉर्सन, ठीक है, टॉर्सन। अगर हम इसमें शाफ्ट की या जो बार है उसकी एक्सिस लें, ठीक है, तो इस एक्सिस में जो मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट इसके सेंटर में, इसके सेंटर के अराउंड में रोटेशन हो रहा है, और इस वाली कंडीशन में इस एक्सिस, अगर हम बीच में सेंटर मान लें तो इस एक्सिस के अराउंड में रोटेशन हो रहा है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन बेंडिंग एंड टॉर्सन। बेंडिंग और टॉर्सन दोनों में सिमिलर फार्मूले होते हैं, तो हम इनको एक बार देख लेते हैं। बेंडिंग में m अपॉन i इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन बाय इज इक्वल टू E अपॉन R। यही सेम यहां पर रहता है, T अपॉन J, टाउ अपॉन R, G थीटा अपॉन L, ठीक है। हम इन दोनों को हम सिमिलर मान रहे हैं। देखो मूवमेंट बेंडिंग मूवमेंट है, यहां पर टॉर्सनल मूवमेंट है, ठीक है, टॉर्क जो लग रहा है, दैट्स दिस इज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, and here is polar moment of inertia, polar moment of inertia। it is sigma bending stress, here is tau, tau is shear stress which is generated by torsion, ठीक है। y डिस्टेंस रहेगा, r यहाँ पर भी डिस्टेंस है, g थीटा अपॉन l है, यहाँ पर e अपॉन r है, r रेडियस है, r क्या है बेसिकली यहाँ पर रेडियस है। अगर हम इसको बेंड करेंगे शाफ्ट ऐसा बेंड हो जाएगा हमारा, ठीक है, तो r हमारा रेडियस हो गया। और टॉर्सन की कंडीशन में अगर हमारा टॉर्क यहाँ पर लग रहा है, शाफ्ट में लग रहा है, तो ओरिजिनल में हमारा ऐसा शाफ्ट है ना, ओरिजिनल में हमारा ऐसा है, लेकिन होगा क्या, जब हम टॉर्क लगाएंगे तो यहाँ पर ये वाला शाफ्ट जो है वो सर्कल में तो रहेगा ही रहेगा, सर्कुलर रहेगा, बट यहाँ पर जो अभी सेंटर लाइन ऐसी जा रही थी ना, इसकी सेंटर लाइन ऐसी कुछ हो जाएगी, और मीन्स यहाँ पर सेंटर था, सेंटर से यहाँ पर एंगल थीटा आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एंगल थीटा हो गया, थीटा एंगल, ये बैंड हो गया। यहाँ पर ये बैंड कितना होगा, ये बैंड आया रेडियस से आया हमारा, ठीक है। और यहाँ पर हम थीटा कैसे निकालेंगे, एल और थीटा, तो हमारा आर आएगा, एल वाई थीटा, ठीक है। सो एम दोनों हमारे सेम इक्वेशन है। अब दोनों में सिमिलरिटी देख लेते हैं। अगर सपोज दैट अगर हम इक्वेशन भूल जाते हैं, देन हाउ वी विल जनरेट द इक्वेशन और हाउ वी विल रिकॉल द इक्वेशन, ठीक है। पहला कंडीशन, बेंडिंग मूवमेंट जितना ज्यादा होगा, बेंडिंग मूवमेंट प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, मींस अगर हमारा सपोज ये हमारा बार है या रॉड है या कोई भी स्ट्रिप है, इस पे हमने बेंडिंग मूवमेंट लगाया, इस बेंडिंग मूवमेंट के कारण मेटल क्या हुआ, बेंड हुआ। अब बेंड होने पे इसके अंदर क्या होगा, एक स्ट्रेस डेवलप होगा, इसको हम बेंडिंग स्ट्रेस बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये बेंडिंग स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू क्या है, बेंडिंग स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू एम, बेंडिंग मूवमेंट, मींस अगर हम ज्यादा बेंडिंग मूवमेंट लगाएंगे स्ट्रेस ज्यादा डेवलप होगा, ठीक। सिमिलरली यहाँ पर टी, टॉर्क जितना ज्यादा लगाएंगे उतना प्रोपोर्शनल टू टाउ रहेगा, शीयर स्ट्रेस रहेगा, ठीक। सेकंड, एम प्रोपोर्शनल टू वन वाई बाय। अब वन वाई बाय क्या है, यहां पर अगर हम देखें, हमारी ये कोई है शाफ्ट है या हमने कोई स्ट्रिप ले ली और इस स्ट्रिप को हमने बेंडिंग मूवमेंट लगा करके इसको हमने बेंड किया, तो अगर हम देखें ये हमारी सेंटर ओरिजिनल पोजीशन कैसी थी, इसकी ओरिजिनल कंडीशन ऐसी होगी,
हमने इस पर बेंडिंग मोमेंट लगाया, बेंडिंग मोमेंट लगाने के कारण यहाँ पर इस वाले ऊपर वाली लेयर में क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन हो गया, नीचे वाली लेयर में टेंशन हो गया। तो जो बीच की लेयर हम क्या मान सकते हैं, ये ओरिजिनल लेंथ की ही रही होगी। तो हम अगर इसका क्रॉस सेक्शन, एक क्रॉस सेक्शन ले लें, यहां पर क्या लग रहा है, यहां पर सिग्मा कंप्रेसिव है और इस वाले सेक्शन में सिग्मा टेंसाइल है। और बीच वाली जो उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल एक्सिस, दिस इज कॉल्ड एज द न्यूट्रल एक्सिस। तो बाय क्या है, न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस, जितने ज्यादा न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना ज्यादा स्ट्रेस डेवलप होगा। न्यूट्रल एक्सिस पे स्ट्रेस कितना रहेगा, 0। ठीक है, तो ये हमारा m अपॉन आई सिग्मा अपॉन बाय ई अपॉन आर, आर क्या है, रेडियस। सपोज ये हमारी रॉड है, ये हमारी बार है, स्ट्रिप है, ठीक है, इसके ऊपर हमने बेंडिंग मोमेंट लगाया, हमने इसको अभी स्ट्रेट लाइन मान रहे हैं, हमने इसके ऊपर बेंडिंग मोमेंट लगाया, पहले कम लगाया तो ये कम बेंड होगी, लेकिन हमने इसके ऊपर बेंडिंग मोमेंट अभी और ज्यादा लगा दी तो क्या होगा, ये ज्यादा बेंड हो जाएगी। अभी दोनों कंडीशन में हम क्या देखेंगे, इसका रेडियस देखते हैं, तो इसका रेडियस और इसका रेडियस मीन्स जैसे जैसे बेंडिंग मोमेंट हमारा बढ़ रहा है, रेडियस क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। m प्रोपोर्शनल टू 1/r मीन्स रेडियस m के डिस्प्रोपोर्शनेट में रहेगी, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी। बस ये तीनों ही चीजें याद रखना है, m प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, m प्रोपोर्शनल टू 1/y, m प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, m इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। ओके, तो ये हमारी क्या होगी, बेंडिंग मोमेंट के रिलेशन होगी। अब हम सिंपल टॉर्सन के लिए आते हैं। टॉर्सन में बी एज्यूम कि हमारी ये बार है और हमारी ये सर्कुलर बार है। अब इस सर्कुलर बार पर हमने टॉर्क लगाया, टॉर्सन लगाया, टॉर्सन मूवमेंट टी, टी के कारण क्या हुआ, हमारी सेंट्रल एक्सिस न्यूट्रल एक्सिस है, ए बाय एक्सिस है, ए एक्स एक्सिस है, देन व्हाट विल हैपन, जो हमारी बार है दैट विल रोटेट अराउंड दिस एक्सिस, अराउंड दिस पोलर एक्सिस, this is horizontal axis, this is vertical axis and perpendicular axis to both, it is called polar axis। तो polar axis के अराउंड में क्या निकालना पड़ेगा, इनर्शिया निकालना पड़ेगा, इसलिए पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आता है यहाँ पर, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड, t प्रोपोर्शनल टू टाउ, जितना ज्यादा हम टॉर्क लगाएंगे उतना ज्यादा सीरेस्टेंस डेवलप होगा, उतना ज्यादा सीरेस्टेंस डेवलप होगा, तो टाउ प्रोपोर्शनल टू t प्रोपोर्शनल टू टाउ, t इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। अगर हम यहाँ पर देखें, टॉर्क लगाने के पहले ऐसा है, टॉर्क लगाने के बाद क्या हो जाएगा इसका, अगर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन देखें तो पार्ट विल हैपन, ये हमारा जो सेंट्रल एक्सिस था, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दैट विल, और ये ऐसा हो जाएगा, जो हमारी एक्स एक्सेस है वो रोटेट हो जाएगी, अगर हम इसको डॉट डॉट करके बनाएं, ठीक है। सो एक्स एक्सेस विल रोटेट, एक्स एक्सेस यहाँ पे रोटेट होकर के थीटा पे आ जाएगी, ऐसे ही वाई एक्सेस जो है वो भी रोटेट होकर के थीटा एंगल पर रोटेट हो जाएगी। तो जो हमारी एक्सेस है वो रोटेट हो जाएंगी, है ना। तो हमारे लिए एंगल कितना हो रहा है, थीटा एंगल रोटेट हुआ है। अगर हम जितना ज्यादा टॉर्क लगाएंगे उतना ज्यादा थीटा मूव होगा, अगर हम ज्यादा टॉर्क लगाएंगे तो ये ज्यादा रोटेट हो जाएगा, तो टी प्रोपोर्शनल टू थीटा, ठीक है। अब टी प्रोपोर्शनल टू आर, आर कैसे है, यहाँ पर आर, स्ट्रेस कहां पर ज्यादा लगेगा, टी प्रोपोर्शनल टू टाउ प्रोपोर्शनल टू आर, स्ट्रेस वहां पर ज्यादा लगेगा जहां पर डिस्टेंस ज्यादा है ना। अगर हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे स्ट्रेस ज्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा, यहाँ पे कम होगा, सेंटर पे जाएंगे स्ट्रेस कम हो जाएगा। टाउ शियर स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक। और यही इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, टॉर्क, टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो हमारा टॉर्सन और बेंडिंग दोनों ही इक्वेशन सेम है, और यहाँ पर बेंडिंग मूवमेंट है, यहाँ पर टॉर्सनल मूवमेंट है, यहाँ पर सिग्मा है, यहाँ पर शियर स्ट्रेस है, यहाँ पर बाय है, यहाँ पर आर है। बाय क्या था, क्रॉस सेक्शनल एरिया का न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस, क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है और न्यूट्रल एक्सिस ये है, इससे डिस्टेंस क्या थी हमारी, बाय थी। यहाँ पर आर क्या है, सेंटर से डिस्टेंस आर हो गया, ठीक है। जे यहाँ पे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, यहाँ पर पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है।
यहाँ पर ई है यंग मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी, यहाँ पर जी है ना, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आर है, यहाँ पर एल बाई थीटा है। सो दैट्स द बोथ आर सिंपल। अब बेंडिंग मोमेंट में अब हम आगे आते हैं, जो हमें न्यूमेरिकल्स दी जाएंगे उन न्यूमेरिकल्स के बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं। बेंडिंग में न्यूमेरिकल्स कैसे आएंगे एंड टॉर्सन में न्यूमेरिकल्स जो हमारे आते हैं वो कैसे आते हैं। तो बेंडिंग अगर हमारे पास में है, बेंडिंग है तो बेंडिंग के केस में क्या रहेगा, सपोज ये हमारी रेक्टेंगुलर बार है और इसके ऊपर हमने बेंडिंग मोमेंट लगाया, यहाँ पर भी बेंडिंग मोमेंट लगाया, देन व्हाट विल हैपन, हमारी जो बार है वो क्या हो जाएगी, रोटेट हो जाएगी और एंगल पे आ जाएगी। ठीक है, अभी एंगल पे आने के कारण इसमें क्या हो गया, इसमें मूवमेंट टाइम लग रहा था, अभी इसकी न्यूट्रल एक्सिस मान लिया ये है, तो हुआ क्या, ये इसका रेडियस मान लिया, अभी कितना हो गया, रेडियस कितना हो गया इसका, आर हो गया। ठीक है, तो अभी बेंडिंग मूवमेंट जब हमने इसमें लगाया तो बेंडिंग मूवमेंट के कारण क्या होगा, मूव हो गया है, रेडियस हो गया। अभी हमें क्या बोल देगा, अगर हमें बेंडिंग मूवमेंट पता है देन वी विल कैलकुलेट द इक्वेशन से हम कुछ भी निकाल सकते हैं, सिग्मा अपॉन आर, सिग्मा अपॉन बाय इज इक्वल टू ई अपॉन आर। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन से हम स्ट्रेस भी निकाल सकते हैं, रेडियस भी निकाल सकते हैं, है ना, बाय डिस्टेंस में जो भी हो रहा है वो सब निकाल सकते हैं, लेकिन हमें एक्चुअली में बेंडिंग मूवमेंट नहीं दिया जाएगा। बेंडिंग मूवमेंट जो है वो हमें रियल में नहीं दिया जाएगा, दे विल गिव द लोडिंग पैटर्न। सपोज ये हमारी बार है, सिंपली सपोर्टेड है, इसके ऊपर हमने लोड लगा दिया, यहाँ पर पी है, अब हमें बोलेगा कि मैक्सिमम स्ट्रेस कैलकुलेट करो। तो मैक्सिमम स्ट्रेस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले हमें इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना पड़ेगा, BMD। जब हम इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे आएगा इसका, समथिंग लाइक दैट आएगा। तो यहाँ पर जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो मैक्सिमम कितना होगा, PL/2, है ना, तो PL/2 बेंडिंग मोमेंट हो गया। अब बेंडिंग मोमेंट आ गया हमारे पास में, इस बार का जो सिंपली सपोर्टेड बार है या सिंपली सपोर्टेड रॉड है, इसका हमें क्रॉस सेक्शन दिया होगा, तो हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल देंगे। ठीक है, फिर हम बाय डिस्टेंस पे जो मैक्सिमम स्ट्रेस लग रहा होगा, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस लग रहा होगा वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो दैट्स हाउ बेंडिंग स्ट्रेस हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा और ऐसे हमारे इक्वेशन आएंगे, है ना। लोडिंग पैटर्न हमारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कंफ्यूजिंग होंगे और डिफरेंट कॉम्प्लिकेट भी हो सकते हैं। ठीक है, अब हम किसकी बात कर लेते हैं, अब हम बात करते हैं टॉर्सन की। ठीक है, टॉर्सन में क्या रहता है, अच्छा बेंडिंग में एक और केस आता है कंपोजिट बीम का, बेंडिंग में एक और केस आता है कंपोजिट बीम। कंपोजिट बीम के केस में क्या रहता है, सपोज ये हमारी कोई क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन में क्या है, अगर पूरा का पूरा एक ही मटेरियल से बना हुआ है देन इट इज ओके, उसमें कंपोजिट मटेरियल नहीं है, सिंगल मटेरियल है, बट एक्चुअली में होता है ऐसा नहीं होता है। तो होता क्या है, इस मटेरियल के अंदर एक मान लिया यहाँ पे कोई दूसरी मटेरियल का बात किया हुआ है, तो कंपोजिट मटेरियल में हमें क्या कर सकता है, कंपोजिट मटेरियल में डिफरेंट डिफरेंट टाइप से हमें अरेंजमेंट दे सकता है। सपोज हम एक सबसे डिफिकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उस डिफिकल्ट प्रॉब्लम से कंपोजिट का जितना भी प्रॉब्लम रहेगा वो क्लियर हो जाएगा। सपोज ये हमारा कोई डिफरेंट मटेरियल है और यहाँ पर हमने एक डिफरेंट मटेरियल लगा दिया, ठीक है, और सिमिलरली हमारा ये भी कंपोजिट मटेरियल है, इसमें हमने डिफरेंट मटेरियल यहाँ पर लगाया। ओके, सो बेसिकली कंपोजिट मटेरियल क्यों लगाए जाते हैं, मटेरियल को स्ट्रेंथन करने के लिए। जैसे अगर कभी किसी ने देखा हो बैलगाड़ियां जो रहती हैं, बैलगाड़ियों में जो पहिया रहता है, पहिए के चारों ओर में क्या लगाया जाता है, लोहे की एक स्टेप लगा दी जाती है ना। ऐसे ही बहुत जगह पर जहां जहां पर भी लकड़ी का यूज किया जाता है, लकड़ी को स्ट्रेंथन करने के लिए वहां पर क्या किया जाता है, एक लोहे की स्टेप लगा दी जाती है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी हमने वही किया है, यहाँ पर भी हमारा एक वुड का ब्लॉक है, उस वुड के ब्लॉक को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमारे पास दो लोहे की स्ट्रिप है ना, तो हमने एक स्ट्रिप यहाँ पर लगा दी, एक स्ट्रिप यहाँ पर लगा दी। सिमिलरली सेकंड केस में, फर्स्ट केस में एक किया, सेकंड केस में हमने एक किया। ठीक है, तो दोनों का पर्पस क्या है, दोनों का पर्पस है मटेरियल को स्ट्रॉन्ग बनाना। ठीक है, लेकिन अभी दोनों में क्या हो गया, दोनों में डिफरेंस है या नहीं है हम वो देखते हैं। तो बेंडिंग मूवमेंट में क्या होता है, M/I बराबर में सिग्मा अपॉन बाय इज इक्वल टू E अपॉन R। बट अभी होगा क्या, हो क्या गया है, अगर हम इससे निकालेंगे, बेंडिंग मूवमेंट है हमारे पास में, I हम निकाल सकते हैं, सिग्मा अपॉन बाय निकाल सकते हैं, लेकिन अभी क्या हुआ है, इसका मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी, यंग मॉडुलस जो है, यंग मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी क्या है, वुड का यंग मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी कम है, लेकिन
यंग मॉडुलस वेलोसिटी ऑफ स्टील का ज्यादा है। मींस क्या है, इससे क्या फर्क पड़ता है, अगर हम जितना ज्यादा होगा वी विल हैव टू टेक ज्यादा मूवमेंट, हमें उतना ज्यादा मूवमेंट लगाना पड़ेगा उस मटेरियल को बेंड करने के लिए। सपोज इसका यंग मॉडुलस वेलोसिटी कम है तो उसको बेंड हम जल्दी कर सकते हैं, बट यही हमारी लोहे की रॉड होगी जिसका यंग मॉडुलस वेलोसिटी ज्यादा होगा, मींस इलास्टिसिटी जिसके अंदर ज्यादा होगी, वी हैव टू टेक मोर फोर्स, वी हैव टू टेक मोर मूवमेंट टू बेंड इट। ठीक है, तो यही होगा, बेंडिंग मूवमेंट इसमें कम लगाना पड़ेगा लेकिन स्टील के लिए ज्यादा लगाना पड़ेगा, लेकिन दोनों मटेरियल हमारे एक साथ में दिया हुआ है। तब हम कैसे सॉल्व करेंगे, देन वी हैव टू मेक द रेशियो, है ना, रेशियो निकालेंगे, आर निकालेंगे, ई स्टील अपॉन ई वुड। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, जो भी रेशियो आएगा वो क्या होगा। अभी अगर हम वुड के टर्म में निकाल रहे हैं, मींस अगर पूरे मटेरियल को अगर हम वुड से बना हुआ मान रहे हैं, तब क्या करेंगे, हम रेशियो निकालेंगे, वुड को नीचे रखेंगे। लेकिन अगर हम पूरे मटेरियल को स्टील से बना हुआ बना रहे हैं, ठीक है, स्टील से बना हुआ बना रहे हैं, देन हमें क्या करना पड़ेगा, जो रेशियो आएगा वो हमारा क्या होगा, ई वुड ऊपर रहेगा अपॉन ई ऑफ स्टील रहेगा। ठीक है, स्टील से अगर बना हुआ बना रहे हैं तो हमें वुड को स्टील में बदलना पड़ेगा, वुड को स्टील में बदलना पड़ेगा। ठीक, अभी होगा क्या, सपोज हमारा कुछ रेशियो आया आर इज इक्वल टू कुछ रेशियो आया। अभी फर्स्ट कंडीशन की बात करते हैं, तो होगा क्या, अब एक्चुअली में रियल में क्या होगा, और रियल में तो यही है ना, रियल में जो एक्सेस है, एक्सेस से इसकी हाइट कितनी है टॉप मोस्ट लेयर की, वो तो फिक्स है, लेकिन हम इसका क्या निकाल रहे हैं, एक हम दूसरा इसका सिमिलर रेशियो निकाल करके हम क्या बना रहे हैं, सिमिलर मटेरियल में चेंज कर ले रहे हैं इसको। सपोज मैं इसको चाह रहा हूं इस स्टील स्ट्रिप को मैं वुड में कन्वर्ट कर दूं, तो मैंने रेशियो आर निकाला। ठीक है, रेशियो आर निकाला तो आर बराबर कुछ आ गया मान लिया। ठीक है, अब आर बराबर आ गया तो जितना भी रेशियो आया आर आया, हमें एक ही कंडीशन याद रखनी है बस, कंडीशन केवल एक ही है दोनों में, टॉप मोस्ट लेयर की डिस्टेंस, टॉप मोस्ट लेयर का जो डिस्टेंस है न्यूट्रल एक्सेस से, दैट शुड बी सेम दोनों कंडीशन में। अगर हम सिमिलर भी बना रहे हैं ना, वो सेम होना चाहिए। सपोज करके हमारा रेशियो 20 आया, तो हमारे पास में इसकी विड्थ W है, ठीक है, और हाइट मान लिया h है, तो हम 20 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, 20 टाइम्स विड्थ करेंगे या 20 टाइम्स हाइट करेंगे। ठीक है, अगर हम 20 टाइम्स विड्थ करेंगे, 20 टाइम्स विड्थ करेंगे तो क्या हो जाएगा, वुड का सेक्शन हमारा इतना ही रहेगा। ठीक है, लेकिन स्टील का सेक्शन हमारा इतना हो जाएगा। ठीक है, और सेकंड कंडीशन में अगर हम हाइट में 20 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, विड्थ हमारी इतनी रहेगी लेकिन हाइट जो है वो हाइट बढ़ जाएगी, हाइट 20 टाइम्स हो जाएगी। तो दोनों ही एक हमारा ये है। अगर हमें कंपोजिट मटेरियल में सिमिलर मटेरियल से बनाना है ना, सिमिलर अगर हम बनाएंगे इसको तो क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों में से कौन सा शेप लेना पड़ेगा, दोनों में से वो शेप लेंगे जिसमें टॉप मोस्ट लेयर की डिस्टेंस न्यूट्रल एक्सेस से सेम हो। तो न्यूट्रल एक्सेस कौन सी थी हमारी, ए थी। अब ए वाला लेंगे या ए वाला लेंगे, न्यूट्रल एक्सेस से सेम डिस्टेंस पे तो यही है, ये इसमें तो न्यूट्रल एक्सेस से डिस्टेंस ज्यादा हो जा रही है, तो ए वाला शेप नहीं लेंगे। ठीक, तो अगर हम इसका सिमिलर इसी मटेरियल को अगर हम सिमिलर बनाएंगे तो सिमिलर कैसा हो जाएगा, ये पूरा वुड का हो गया सेक्शन। ठीक है, फिर ये वाला सेक्शन भी हमारा वुड का हो गया, पूरा वुड में कन्वर्ट हो गया ना, स्टील को हमने वुड में कन्वर्ट कर लिया मल्टीप्लाई करके 20 का। और आर बराबर क्या था, हमें किस मटेरियल को कन्वर्ट करना है, स्टील को, तो ई ऑफ स्टील, और किस में कन्वर्ट करना है, वुड में। ठीक है, तो वुड में कन्वर्ट कर दिया हमने, तो वुड सेक्शन हो गया। फिर ये वाला भी स्टील स्ट्रिप थी तो अभी ये भी वुड में कन्वर्ट होगी। अभी हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल देंगे, सिग्मा निकाल देंगे, बाय निकाल देंगे, लेकिन याद रखना जो हमारा ई रहेगा, अभी ई क्या हो गया, ई ऑफ वुड हो गया। ठीक है, लेकिन दूसरा कंडीशन लेते हैं इसी में, अगर हम इसी सेक्शन को वुड वाले को स्टील में बनाना है, अभी हम वुड को क्या बना रहे हैं, स्टील बना रहे हैं, तो अगर हम वुड को स्टील बना रहे हैं तो अब आर की वैल्यू कितनी आएगी, 1/20 आएगी। मीन्स क्या हो जाएगा, 0.05 है ना, 0.05 हो जाएगा।
तो अभी होगा क्या हमारा, हमें वुड की भी जितनी भी विड्थ रहेगी हमें डिस्टेंस न्यूट्रल एक्सिस से सेम रखनी है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम विड्थ जो हाइट है हाइट को कम करें या फिर हम विड्थ को कम करें। तो हम क्या करेंगे, विड्थ को कम करेंगे। तो हम स्टील वाला क्या सेक्शन बन जाएगा हमारा, जो वुड वाला है वुड वाली स्ट्रिप अभी स्टील में बन गई है, ये स्टील की स्ट्रिप है और ये वाली स्टील की भी स्ट्रिप है। तो ये हमारी क्या हो गई, फाइनली सिमिलर ऑफ स्टील हो गया। सिमिलर सेक्शन, सिमिलर क्रॉस सेक्शन किसका हो गया, अभी स्टील का हो गया। ठीक है, अभी इसकी विड्थ कितनी थी, इसकी विड्थ मान लिया W1 थी, अभी कितनी हो जाएगी 0.05 W1। ठीक, तो दैट्स द, हमें इन इक्वेशन को ऐसे सॉल्व करना है। अभी मैं इसकी भी बात कर लेता है। ये हमारा पहला वाला हो गया। सेकंड, इससे हमें और क्लियर हो जाएगा। अभी हमारा ये वाला सेक्शन वुड का है और ये वाला सेक्शन स्टील का है, ये वाला भी सेक्शन हमारा स्टील का है। तब हमें क्या करना पड़ेगा, अभी हमारे पास में पहला चॉइस है पूरे को हम वुड में कन्वर्ट कर लें। तो पूरे को अगर हम वुड में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, वुड वाला तो वुड में है ही, स्टील वाले को हमें वुड में कन्वर्ट करना होगा। तो हम रेशियो निकालेंगे, किसको कन्वर्ट करना है हमें, स्टील को, और किस में कन्वर्ट करना है, वुड में। तो हमने ये स्टील अपन रेशियो निकाला, तो आर की वैल्यू मान लिया कुछ भी हमारी 20 आ गई सपोज। तो क्या करेंगे हम, हमें न्यूट्रल एक्सिस से सेम डिस्टेंस रखना है टॉप मोस्ट लेयर का, टॉप मोस्ट लेयर का डिस्टेंस सेम रखना है। तो क्या करेंगे, हाइट तो हम बढ़ा नहीं सकते हैं, है ना, जो हाइट है हाइट तो बढ़ा नहीं सकते, हम क्या करेंगे इसकी विड्थ बढ़ा देंगे। विड्थ हमने बढ़ा दी, ये हमारी क्या हो गई, अभी ऊपर स्टील स्ट्रक्चर थी, अभी ये किसकी हो गई, भी है वुड की हो गई, नीचे भी वुड है, फिर हमारा ये वाला सेक्शन आ गया नीचे वुड का। ठीक है, ये भी वुड होगा। ठीक, तो हमारा क्या हो गया, ये वाला सेक्शन किस में कन्वर्ट हो गया, वुड में। सेकंड, अगर हम वुड में कन्वर्ट ना करके हम स्टील में कन्वर्ट करें, स्टील में कन्वर्ट करेंगे तो क्या निकालेंगे रेशियो, किस में कन्वर्ट करना है हमें, पहले हमें वुड में कन्वर्ट करना था, अभी किस में कन्वर्ट करना है, स्टील में। किसको करना है, वुड वाले सेक्शन को, ये तो स्टील में है ही, इसी को कन्वर्ट करना होगा। तो ई ऑफ वुड अपॉन ई ऑफ स्टील, तो कुछ रेशियो आएगा, माने 0.05 आएगा, मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो जो स्टील वाली स्ट्रिप है ऊपर की वो तो स्टील में ही रहेगी, नीचे वाली भी स्टील में ही रहेगी, लेकिन अभी जो वुड वाला सेक्शन है इसका क्या होगा, टॉप मोस्ट लेयर का डिस्टेंस हमें सेव रखना है। ठीक है, तो हाइट हम कम ज्यादा नहीं कर सकते, क्या करेंगे, विड्थ ही कम करेंगे। तो विड्थ हमने कम कर दी, तो हमारा ये फाइनल सेक्शन कैसा बन गया, ये स्टील का बन गया। बस, तो फिर हमें जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, या तो हम इसका निकालेंगे या तो हम इसका निकालेंगे। ठीक है, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और फिर हम स्ट्रेस निकालेंगे। ठीक है, तो हमें इस चीज का याद रखना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते टाइम। ठीक है, ई की वैल्यू हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया से निकालनी है। ठीक है, अभी इन सभी इक्वेशन से हम क्या निकाल लेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे इक्विवेलेंट एरिया का। ठीक है, तो हमारे जो इक्विवेलेंट एरिया का हमने क्या निकाल दिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दिया। अब हमारा नेक्स्ट काम स्टार्ट होता है, इक्विवेलेंट एरिया निकाल दिया, या तो हमने वुड के टर्म्स में निकाल दिया या हमने स्टील के टर्म्स में निकाल दिया। ठीक है, या पूरे मेटल को हमने स्टील मान करके निकाल दिया, या पूरे मेटल को या पूरे मटेरियल को हमने वुड मान लिया। ठीक है, सपोज अब हम स्ट्रेस निकालेंगे, तो कंफ्यूजन कहाँ होगी हमें, सपोज हमने पूरा का पूरा एरिया जो है वो स्टील का बना दिया, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम आएगा, लेकिन जो एक्चुअल वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वुड का होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे अपॉन आई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई। ठीक है, तो अभी सिग्मा क्या आएगा, स्टील का आएगा, पूरा मटेरियल स्टील का हो गया, अपन यहाँ पर भी ई ऑफ स्टील और अपॉन आर रहेगा। ठीक है, तो जो एक्चुअली में हमारा जो, अगर सपोज दैट ये हमारा क्रॉस सेक्शन किसका है, ये हमारी पूरी बीम है, इस पूरी बीम का क्रॉस सेक्शन इस साइड से है, बीच में हमारा एक्चुअली में वुड है, ऊपर नीचे स्टील की स्ट्रिप लगी हुई है और इसके ऊपर कुछ बेंडिंग मोमेंट लग रहा है। तो जो बेंडिंग मोमेंट हमारा इसके ऊपर लग रहा है एम, वो क्या होता है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है ना। हम इसके आगे और आगे समझते हैं, जो बेंडिंग मोमेंट है वो पूरे क्रॉस सेक्शन में दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। पहला पार्ट जो है वो स्टील को बियर कर लेगा और सेकंड कुछ पार्ट जो है वो वुड बियर कर लेगा।
ठीक है। सपोज जैसे कि तो टोटल बेंडिंग मोमेंट जो है कुछ स्टील वाला बियर करेगा, कुछ वुड वाला बियर करेगा। जो एम स्टील बियर करेगा वो हम निकाल देंगे, जो एम वुड वाला निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, यहां पर इस वाली सेक्शन में दोनों में जो भी चेंज होगा, दोनों में जितना भी स्ट्रेन आएगा वो क्या होगा, सेम आएगा, ठीक है। या दोनों का रेडियस कैसा रहेगा, दोनों की कंडीशन में रेडियस कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो हम क्या लिखेंगे, 1/r 1/r ऑफ स्टील, स्टील के केस में भी रेडियस वही है, और 1/r ऑफ वुड, दोनों के केस में भी रेडियस जो रहेगी वो सेम ही रहेगी। तो 1/r क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन ई बाय ऑफ स्टील और सिग्मा अपॉन ई बाय ऑफ वुड, दोनों सेम रहेगी, है ना। हम सेम डिस्टेंस की बात करेंगे तो बाय और बाय हट जाएगी, तो सिग्मा ऑफ स्टील और सिग्मा ऑफ वुड दोनों में कितना डिफरेंस हो जाएगा, ई ऑफ वुड अपॉन ई ऑफ स्टील। तो हमें या तो हमें क्वेश्चन में दिया जाएगा मूवमेंट कितना लग रहा है स्टील में और मूवमेंट कितना लग रहा है वुड में, ठीक है। अगर सेपरेटली दिया हुआ है तो हमारे लिए बहुत बढ़िया है, और अगर सेपरेटली नहीं दिया हुआ है देन वी हैव टू कैलकुलेट। और अगर कैलकुलेट करने के लिए हमें केवल एक में मैक्सिमम सीरियसनेस दिया हुआ है, सिग्मा मैक्सिमम हमें वुड में दिया हुआ है, तो सिग्मा मैक्सिमम वुड से हम सिग्मा मैक्सिमम स्टील निकाल सकते हैं। और जब हम सिग्मा मैक्सिमम वुड से सिग्मा मैक्सिमम स्टील निकाल देंगे तो फिर हम मूवमेंट कितना दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स इट इन बेंडिंग मूवमेंट, है ना। टॉर्सन में ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते, और टॉर्सन में जो टॉर्सन में नॉर्मली हमारे जो क्वेश्चंस रहेंगे वो कंपोजिट वाले रहेंगे, मींस दो टाइप से रहेंगे, या तो हमारी सीरीज रहेगा, सेकंड पैरेलल रहेगा, ठीक है। सपोज सीरीज में क्या रहेगा, ये हमारी बार है ए, फिर यहीं पे हमने एक और बार जोड़ दी इसी में, है ना, ये हमारी दूसरी रेडियस की है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, यहां पर हमने इसमें टॉर्क लगाया टी, तो इसमें T1 टॉर्क होगा, इसमें T2 टॉर्क होगा क्या, नहीं, इसमें भी T टॉर्क लगेगा, इसमें भी T टॉर्क लगेगा, ठीक है। तो हमें दोनों के अंदर डिफरेंट स्ट्रेस कैलकुलेट करना पड़ेगा, डिफरेंट सेक्शन की तरह कैलकुलेट करना पड़ेगा, और इसको हम पार्ट ए, इसको पार्ट बी मान लेंगे, और हमें स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे, इसको हम सीरीज बोल रहे हैं, ठीक है। अभी पैरेलल के केस में क्या होगा, पैरेलल के केस में होगा ये हमारी कोई बार है ना, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ऐसा है, और अंदर एक और कोएक्सियल एक और शाफ्ट है, ठीक है। इसका मटेरियल कुछ और है और इसका मटेरियल कुछ और है, ठीक है। अभी क्या किया, इसके हमने टॉर्क लगाया तो क्या हुआ, ये दोनों में एंगल जो रहेगा, दोनों में एंगल अगर ट्विस्ट होंगी दोनों, तो ट्विस्ट होने में जो ये हमारा पहला मटेरियल है, ये हमारा दूसरा मटेरियल है, तो इस कंडीशन में θ1 बराबर θ2 रहेगा, और हमारा जो इक्वेशन था वो क्या था, T अपॉन J इज इक्वल टू टाउ अपॉन R इज इक्वल टू G थीटा अपॉन L, ठीक है। अगर हम θ1 इज इक्वल टू θ2 मान रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, T1 L1 अपॉन J1 G1 इज इक्वल टू T2 L2 अपॉन J2 G2, ठीक है। हमारे दोनों शाफ्ट की लेंथ कितनी है, सेम है, तो L1 और L2 दोनों बराबर हो गए, तो क्या हो जाएगा, T1 अपॉन T2 बराबर में क्या हो जाएगा, G1 J1 अपॉन G2 J2, ठीक है। तो ये हमारा पैरेलल वाला हो गया, और इससे हम टॉर्क दोनों में जितना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें G दिया होगा, J1 दिया होगा, G2 दिया होगा, J2 दिया होगा, ठीक है। तो इन सभी से हमारे ऐसे इक्वेशन बेंडिंग से आएंगे, और सिमिलरली हमारे इक्वेशन जो आएंगे वो टॉर्सन से आएंगे। दोनों ही सिमिलर इक्वेशन है, केवल दो ही इक्वेशन हमें याद करना है, दोनों ही इक्वेशन हमारी क्या है, सिमिलर है। बस दोनों ही इक्वेशन हमारे सिमिलर है, इन दोनों इक्वेशन को याद रखना है, बस बाकी और कुछ नहीं है।
पूरा बेंडिंग में, ना ही हमारा टॉर्सन में। ठीक है, दैट्स इट फॉर बेंडिंग एंड टॉर्सन।